चंदनपुर नाम के गांव में एक वृद्धा अपने पोते के साथ रहती थी। वृद्धा रोज महल में काम करती थी और अपना घर चलाती थी। वृद्धा का पोता सीधा सादा लड़का था जो अपनी दादी की घर के कामों में मदद करता था। मोनू बेटा, मैं काम के लिए निकल रही हूँ। मैंने खाना बनाकर रख दिया है। समय से खा लेना और घर का ध्यान रखना। ठीक है दादी माँ, मैं यहीं हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं खाना खा लूँगा। वृद्धा एक राजा के घर सफाई का काम करती थी और उसी से अपना घर चलाती थी। राजा सूरजमल अपनी रानी मेनका और अपने 2 बेटों के साथ रहता था। राजा सूरजमल और रानी मेनका का व्यवहार बहुत ही उदार था। राजा कभी किसी को दुख में नहीं देख सकता था और रोजाना किसी न किसी जरूरतमंद की सहायता करता था। बूढ़ी माँ, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। इस उम्र में इतना काम करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं रोज देखती हूँ आप रोजाना आकर हवेली में सफाई करती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी मेनका। आपने मुझ वृद्धा पर इतना दया भाव दिखाया। लेकिन क्या करूं, घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही है। मेरे घर में मैं और मेरा पोता ही रहते हैं। मेरा पोता अभी छोटा है, इसलिए मैं उससे कोई श्रम कार्य नहीं करा सकती। इसीलिए मैं रोजाना हवेली आकर सफाई करती हूँ और अपना घर चलाती हूँ। माँ, आप साफ सफाई का काम ना करो। मैं आपको कोई दूसरा काम देती हूँ जिससे आपका घर खर्च भी निकल जाएगा और आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। शाम को वृद्धा घर आती है और थोड़ी देर आराम करती है। मोनू बुढ़िया माँ के पास बैठकर उनकी सेवा करता है और उनसे ढेर सारी बातें करता है। मोनू बेटा, घर का सामान खत्म हो गया है। जा जाकर लाला जी की दुकान से घर का राशन ले आ और वहाँ बचे हुए पैसे भी दे आना। मोनू लाला जी की दुकान जा रहा था तो रास्ते में उसने कुछ बच्चे खेलते हुए देखे और मेरा तो कोई दोस्त नहीं है। मेरे साथ तो कभी कोई नहीं खेलता। मैं भी जाऊं क्या उनके साथ खेलने? नहीं नहीं, रहने देता हूँ। अगर उन्होंने मेरे साथ खेलने से मना कर दिया तो इससे अच्छा मैं लाला जी की दुकान से सामान लेकर घर ही जाता हूँ। दादी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। देखो दादी माँ, मैं सारा सामान ले आया। दादी माँ, एक बात पूछूं? मेरे साथ कोई बच्चा नहीं खेलने आता और ना ही आप मुझे किसी के पास खेलने जाने देती हो। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा मुझे डर लगता है। अगर खेल खेल में तुझे कहीं कोई चोट लग गई तो मैं क्या करूँगी? जब तू थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर तू कहीं भी खेलना, तब मुझे तेरी इतनी चिंता नहीं होगी। फिर बूढ़ी माँ खाना बनाती है और मोनू पास बैठकर देखता है और बूढ़ी माँ से बातें करता है। बेटा, तू कल मेरे साथ हवेली चलना। कल रानी मेनका हमारे बारे में पूछ रही थी तो मैंने तेरे बारे में भी बताया था। और तू कहता है ना कि तेरे साथ कोई नहीं खेलता, तो वहाँ पर 2 बच्चे हैं, तू उनके साथ खेलना। माँ, क्या वो बच्चे मेरे साथ खेलेंगे? अगर गरीब समझकर मेरे साथ खेलने से मना कर दिया तो? तू अपने आप से ही इतना कुछ क्यों सोचता है? ऐसा कुछ नहीं होगा। राजा और रानी मेनका दोनों बहुत उदार स्वभाव के हैं, तो उनके बच्चे भी वैसे ही होंगे। तू चिंता मत कर, कल मेरे साथ हवेली चलना, ठीक है? चल, अब सो जाते हैं, कल सुबह जल्दी उठना है। अगले दिन दादी पोता हवेली जाते हैं। तभी रानी मेनका कहती है, आओ आओ बूढ़ी माँ, तो आप अपने पोते को भी लेकर आई हो आज। अच्छा किया, ये भी आज चिंटू मिंटू के साथ खेलेगा। चिंटू, मिंटू, भैया को लेकर जाओ और भैया के साथ अच्छे से खेलना। और मिंटू, तुम भैया को बिल्कुल परेशान मत करना। चल मिंटू, इसे लेकर चलते हैं और खेलते हैं। अब तो हम 3 हो गए हैं तो खेलने में बड़ा ही मजा आएगा। आप ही खेलिए भैया, मैं तो नहीं खेलने वाला इस गरीब के साथ। आखिरकार मैं एक राजा का बेटा हूँ। ये सब कहकर मिंटू वहाँ से चला जाता है और मिंटू की बातें सुनकर मोनू उदास हो जाता है। तभी चिंटू मोनू से कहता है, अरे मोनू भैया, आप उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो तो ऐसे ही कुछ भी बोल देता है। चलो हम दोनों एक साथ खेलते हैं। शाम को दोनों दादी पोता घर वापस आते हैं। मोनू थक कर सो जाता है और बूढ़ी माँ घर के कामों में लग जाती है। अगले दिन वृद्धा अपने पोते को लेकर हवेली में जाती है। वृद्धा अपने काम में लग जाती है
और मोनू चिंटू के साथ खेलने लगता है। जब चिंटू और मोनू खेल रहे थे तो गलती से मिंटू से मोनू को धक्का लग जाता है और मोनू का सिर नीचे गिरे पत्थर पर जा लगता है और मोनू को गहरी चोट लग जाती है। वृद्धा रोने लग जाती है और कहती है, हे भगवान, ये मेरे पोते को क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? रानी मेका, आप कुछ कीजिए, मेरे पोते को बचाइए। बूढ़ी माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी वैद्य को बुलाती हूँ। आपका पोता जल्द ही ठीक हो जाएगा। फिर राज वैद्य मोनू को देखता है और कहता है, राजा साहब, इस बच्चे को गहरी चोट लगी है, इसे कुछ दिन आराम की जरूरत है। ठीक है वैद्य जी, जब तक ये बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता ये आराम करेगा। राजा साहब, मेरे पोते के बिना मैं क्या करूंगी? यही मेरे बुढ़ापे का सहारा है और यही रोजाना घर के कामों में मेरी मदद करता है। आप कुछ कीजिए राजा साहब। हे भगवान, मेरे पोते को जल्द ही स्वस्थ कर दो। राजा ये सब सुनकर परेशान हो जाता है और चिंटू मिंटू से पूछता है, तुम दोनों खेल रहे थे ना इस बच्चे के साथ, तो बिना कोई बात छिपाए बताओ, मुझे ये सब कैसे हुआ और इस बच्चे को इतनी चोट कैसे लगी? वो पिताजी, हम दोनों खेल रहे थे, तभी मिंटू से गलती से मोनू को धक्का लग गया और मोनू का सिर नीचे पड़े पत्थर से जा टकराया और उसे इतनी गहरी चोट लग गई। हाँ पिताजी, मुझसे मोनू को गलती से धक्का लग गया। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। क्या तुम्हारे क्षमा मांगने मात्र से ये बच्चा ठीक हो जाएगा? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ध्यान से खेला करो। कभी किसी को तुम्हारी वजह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और आज तुम्हारी वजह से इस बच्चे को और इन बूढ़ी माँ को इतनी बड़ी मुसीबत हो गई। हाँ बेटा, आज तुम्हारे कारण ये बच्चा इस हालत में है और देखो ये बूढ़ी माँ भी कितनी परेशान है। इनके पास तो इस बच्चे का ही सहारा है। रानी मेनका, आप परेशान मत हो, क्योंकि जब तक ये बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता तब तक मिंटू बूढ़ी माँ के घर उनके साथ रहेगा और जो काम ये बच्चा करता था वही सब काम इस बच्चे के ठीक होने तक मिंटू करेगा, जब तक ये बच्चा महल में रहेगा और मिंटू बूढ़ी माँ के साथ। नहीं नहीं राजा साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा मत कीजिए, मैं अपने पोते को संभाल लूंगी। ये छोटा सा बच्चा मेरी छोटी सी झोपड़ी में कैसे रहेगा? नहीं बूढ़ी माँ, ये मेरा आदेश है और मेरे आदेश का पालन इन्हें करना ही होगा और आप जब चाहें अपने पोते से मिलने यहाँ आ सकती हैं और जब आपका पोता ठीक हो जाएगा इन्हें अपने साथ ले जाना। तब तक आप मिंटू के साथ रहना और जो भी काम ये बच्चा करता है वो सब काम मिंटू करेगा। मिंटू बूढ़ी माँ के साथ उनके घर आ जाता है। मिंटू चारों तरफ देखता है। उसे काफी अजीब लगता है क्योंकि वो पहली बार इतने छोटे घर में आया है। उसने हमेशा महल के बड़े बड़े कमरे ही देखे हैं। बेटा, आप यहाँ बैठ जाओ। मेरा घर आपके महल जितना बड़ा और आलीशान तो नहीं है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। तब तक मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ। अगले दिन सुबह बूढ़ी माँ देखती है कि घर में खाना बनाने के लिए सारी लकड़ी खत्म हो गई है। तभी बूढ़ी माँ मिंटू से कहती है, बेटा, आप घर पर ही रुकना, मैं पास से थोड़ी लकड़ी लेने जा रही हूँ। खाना बनाने के लिए घर में सारी लकड़ी खत्म हो गई है। दादी माँ, क्या आप लकड़ी लेकर आती हो रोज? नहीं बेटा, लकड़ी तो मोनू लेकर आता है। अब वो तो है नहीं, इसलिए मैं जा रही हूँ। बिना लकड़ी के घर में काम नहीं चलता है ना। तुम यहीं रुकना, मैं बस अभी आई। दादी माँ, आप यहीं रुको, मैं जाता हूँ लकड़ी लेने। पिताजी के आदेश अनुसार मोनू के ठीक होने तक उसके हिस्से के सारे काम मुझे करने हैं, तो ये काम भी मुझे ही करना है। लेकिन बेटा, आपने तो कभी ये काम नहीं किया, तो आप लकड़ी कैसे लाओगे? तुम रहने दो, मैं जाती हूँ। नहीं दादी माँ, लकड़ी लेने तो मैं ही जाऊंगा। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए और कैसी लकड़ी लानी है मुझे बता देना। फिर दोनों पास के जंगल में लकड़ी लेने चले जाते हैं। दोनों लकड़ी लेकर वापस आ जाते हैं। तभी बूढ़ी माँ मिंटू से कहती है,
बेटा तुम थक गए होगे, थोड़ी देर आराम कर लो। दादी माँ, लकड़ी लाने का काम कितना मेहनत का है। आप कैसे करती हो ये सब? हमें तो कभी ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या करें बेटा, हम गरीबों का जीवन तो ऐसे ही निकल जाता है। तभी मिंटू उदास होकर बैठ जाता है और सोचता है, मैं गरीब लोगों के बारे में कितना गलत सोचता था। ये लोग मन के कितने अच्छे होते हैं। आगे से मैं कभी भी राजमहल से होने का घमंड नहीं करूंगा और सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार करूंगा। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन राजा सूरजमल बूढ़ी माँ और मिंटू को महल में बुलाते हैं। बूढ़ी माँ देखती हैं कि उनका पोता ठीक हो गया है और उसे खेलते देखकर बूढ़ी माँ खुश हो जाती हैं और कहती हैं, हे भगवान, मेरा पोता बिल्कुल ठीक हो गया। राजा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पोते का इतना ध्यान रखने के लिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं आप दोनों का किन शब्दों में धन्यवाद करूं। आप दोनों हमेशा खुश रहो, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। मोनू भैया, मुझे माफ कर दो। मेरी लापरवाही की वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। मैं आगे से कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा और कभी आपको गरीब नहीं कहूंगा। आपको तो क्या, अब से मैं किसी गरीब को छोटा नहीं समझूंगा। अरे वाह राजा साहब, हमारा मिंटू तो बहुत समझदारी वाली बातें कर रहा है। जो बात मैं इसे इतने समय से नहीं समझा पाई, वो बात आपके इस एक निर्णय ने इसे अच्छे से समझा दी। हाँ हाँ रानी मेनका, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं चाहता हूँ हमारे दोनों बच्चे हमारी तरह उदार और अच्छे व्यक्तित्व के इंसान बने और हमेशा दूसरों की सहायता करें। बुरी माँ, आप महल की साफ सफाई नहीं करोगी अब। आज से आपकी साफ सफाई से छुट्टी। नहीं नहीं रानी, ऐसा क्यों कह रही हो? अब से मैं अपने काम में कोई कमी नहीं आने दूंगी। कृपया करके मुझे काम से मत निकालिए। अरे नहीं नहीं बुरी माँ, आप गलत समझ रही हो। मैं आपको काम से निकाल नहीं रही हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि अब से आप साफ सफाई का काम नहीं करोगी, बल्कि आपको जो मिट्टी के बर्तन बनाना आता है, अब से आप वो करोगी। मैंने आपके लिए मिट्टी के बर्तनों की दुकान की व्यवस्था की है। अब आप खुद का काम कीजिए। अब आपको कोई मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी और सम्मान से अपनी दुकान चलाना और अच्छे से जीवन व्यतीत करना। हे भगवान, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा अब तो मेरे पास काम भी नहीं रहा। लेकिन रानी मेका, इस वृद्धा पर आप कितनी मेहरबानी कर रही हो। इतना तो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता जितना आपने हम गरीब के लिए किया है। कोई बात नहीं बुरी माँ, हमने जो किया वो आपको अपना समझ कर किया है और वैसे भी आप तो हमारी माँ समान है। फिर दोनों दादी पोता खुशी खुशी मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर देते हैं। बूढ़ी माँ बर्तन बनाती है और मोनू उनकी मदद करता है। दोनों दादी पोता खूब मेहनत करते हैं और अपना घर चलाते हैं। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति भी सही होने लगती है। फिर एक दिन रानी मेनका और राजा सूरजमल वृद्धा के घर आते हैं और रानी मेनका वृद्धा से कहती हैं, नमस्ते बुरी माँ, कैसी हैं आप और कैसे चल रहा है आपका काम? नमस्ते रानी मेका, आपकी कृपा से काम बहुत अच्छा चल रहा है। गांव के लोगों को हमारे बर्तन बहुत पसंद आ रहे हैं। अच्छा बुरी माँ, मुझे महल के लिए 100-150 बर्तन चाहिए। तो क्या आप महल में कल बर्तन भेज दोगी? रानी, इतने बर्तन बनाने में थोड़ा समय लगेगा। अगर आप कहें तो मैं 2 दिन के बाद भेज दूं। तब तक सारे बर्तन एक साथ बनकर तैयार हो जाएंगे। हाँ ठीक है बुरी माँ, याद से भेज दीजिएगा। ठीक है तो बुरी माँ, हम चलते हैं। दोनों दादी पोता बर्तन बनाने के काम में लग जाते हैं और सारे बर्तन बनाकर सूखने के लिए रख देते हैं और घर चले जाते हैं। दादी माँ, बर्तन तो सारे बन गए हैं। बस 2 दिन की धूप के बाद सारे बर्तन सूख जाएंगे और फिर महल में भेज देंगे। फिर दोनों दादी पोता पूरे दिन की मेहनत से थक कर सो जाते हैं। आधी रात को तेज बारिश आ जाती है और बूढ़ी माँ घबराकर कहती है, हे भगवान, ये बारिश कैसे आ गई? सारे बर्तन सूखने के लिए बाहर ही छोड़ रखे हैं। सारे बर्तन भीग जाएंगे। हे भगवान, किसी तरह ये बारिश रुक जाए। कल महल में बर्तन भेजने हैं। अगर बर्तन तैयार नहीं हुए तो मैं रानी को क्या कहूँगी? दादी माँ,
आप परेशान मत हो, बारिश रुक जाएगी। हमने मेहनत और ईमानदारी से सभी बर्तन तैयार किए हैं। भगवान जी हमारी मेहनत को बर्बाद नहीं होने देंगे। बारिश भी रुक जाती है और बर्तन भी खराब नहीं होते। फिर अगले दिन सारे बर्तन बूढ़ी माँ महल में भेज देती हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी व्यक्ति को उसकी गरीबी या स्थिति देखकर छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके संस्कार, मेहनत और सच्चाई में होती है, न कि उसके धन दौलत में।